नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और हम आपके लिए 3 दिलचस्प कहानियाँ लेकर आए हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद कि आप लोग हमारे चैनल को पसंद करते हैं। तो शुरू करते हैं पहली कहानी, रब की बरकत। लेखक यशपाल कालरा। कहते हैं घर गृहस्थी रब की बरकत के बिना फलती फूलती नहीं। इसीलिए निहाल सिंह जी ने अपने नए मकान का नाम रखा था रब की बरकत। लेकिन जब नई पीढ़ी की खुदगर्जी ने बरकतों में जहर घोलना शुरू किया तो निहाल सिंह जी ने खुद को कमजोर नहीं होने दिया और ऐसा कदम उठाया कि सामने वाले के पैरों तले से जमीन सरक गई। तो आइए सुनते हैं कहानी रब की बरकत। अचानक भैंस के रंभाने की आवाज आई तो निहाल सिंह झटपट छत से उतरे और तबेले में जा पहुंचे। देखा कि जीवनी दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठी है। अरे क्या हो गया जीवनी? जल्दी भूख कैसे लग गई तुझे? अरे फिक्र न कर, आज बहुत बढ़िया खाना खिलाऊंगा। ये देख, ये चनाचूरी लाया हूँ, चनाचूरी। निहाल सिंह भैंस की पीठ थपथपाते हुए पुचकारने लगे। जिंदगी के 60 सावन देख लेने के बावजूद निहाल सिंह काफी चुस्त दुरुस्त थे। तकरीबन 25 बरस पहले गढ़शंकर जिला होशियारपुर में अपनी कमाई से निहाल सिंह ने ये मकान बनवाया था। नए घर को प्रभु का आशीर्वाद मानते हुए उन्होंने घर के मुख्य द्वार पर संगमरमर पर खुदवा दिया रब की बरकत। हर काम को तेजी से निपटाना निहाल सिंह की आदत थी। वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई काम निकाल ही लिया करते थे। इसी से घर की इकलौती बहू किरण अक्सर उनसे चिढ़ी रहती थी। एक दिन उसने दिलेर से साफ साफ कह दिया, बाल सुनो जी, आपके बाबूजी बेकार के कामों में उलझे रहते हैं और दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ी करते रहते हैं। ऐसे तो यहाँ गुजारा होना बड़ा मुश्किल है। अभी से घर पर हक जताना शुरू कर दो तुम। अगले दिन निहाल सिंह ने एक नया काम ढूंढ लिया। करीब 80 साल पुराने पुश्तैनी पलंग की निवाड़ खोलकर धोने बैठ गए। फिर निवाड़ को धूप में सुखाया और झटपट पलंग में कस भी दिया। यानी इस काम में उनका आधा दिन आराम से निकल गया और दिल को ऐसी राहत मिली जैसे कोई जंग जीत ली हो। हाँ जी, क्या लाऊं? दूध, लस्सी कुछ है? बड़ी मेहनत का काम किया आज आपने तो। गुरनाम कौर ने हंसते हुए कहा तो निहाल सिंह ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। अब गाल सुना, तुझे याद है गुरनाम, हमारी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत इस पलंग से हुई थी। निहाल सिंह अचानक भावुक हो गए और अपनी शादी के दिन याद करने लगे। छड्डो ना पुरानी बातें हैं। ये भी कोई टाइम है ऐसी बातों का? जा रही हूँ, बहुत काम है मेरे को। गुरनाम कहकर उठ गई, मगर निहाल सिंह वहीं बैठे रहे। पलंग की निवाड़ पर हाथ फेरते हुए लगा जैसे गुजरे समय की मृदुता को सहला रहे हैं। निहाल सिंह ने जब पिता का पुश्तैनी मकान छोड़ा था तो वहां से केवल दादा परदादा के समय का ये निवाड़ी पलंग साथ लेकर आए थे। 5 बाई 6 फुट के इस पलंग की रचना में जैसे पुरखों का आशीर्वाद समाया हुआ था, इसीलिए वो इसका बहुत ध्यान रखते थे। गुरनाम भी उनकी भावनाओं को समझती थी और आज भी पति पत्नी इसी निवाड़ी पलंग पर आराम किया करते थे। लेकिन ये पलंग किरण की आंखों में शुरू से ही खटकता रहा था। बहू की नजर में सास ससुर की इस सेज की अहमियत किसी कबाड़ की चीज से ज्यादा नहीं थी। फिर एक दिन वो हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जो पलंग घर के मुखिया के बेडरूम की शोभा था, उसे अचानक तबेले की बगल में फेंक दिया गया। किरण जानती थी कि ससुर जी इस हरकत पर खूब बवाल करेंगे, तो उन्हें मात देने के लिए उसने दिलेर को खूब पढ़ाकर आगे कर दिया। दलेर पुत्र, ऐसा की है वो साडा पलंग इत्थे क्यों? निहाल सिंह ने जैसे ही ये प्रश्न किया,
दिलेर ने रेडीमेड उत्तर देना शुरू कर दिया। ओ बाबूजी, मैंने जब से होश संभाला है इसे देख रहा हूँ। आपको मेरी बात बुरी लगे, पर कौन आजकल सर्दी में पुराना फर्नीचर घर में रखता है? बाबूजी, आपको वक्त के साथ बदलना चाहिए। सुबह आपके कमरे के लिए नवा बेड का ऑर्डर दिया हूं, शाम तक आ जाएगा। अगर पसंद ना आए तो आप साडा बेड ले लेना है, हम नया वाला रख लेंगे। निहाल सिंह अपनी जगह स्तब्ध खड़े थे। बहू बेटे की इस हरकत पर गुस्सा तो गुरनाम को भी आ रहा था। पुत्र, तुझे एहसास भी है तूने की कितना है? एक बार पुत्र बाबूजी से पूछ तो लेता। पता है ना तेरे को इन्हें इस पलंग से कितना लगाव है। गुरनाम कौर की आवाज जैसे घुट रही थी, लेकिन दिलेर के पास आज हर सवाल का जवाब था। वो पता है बीजी, तभी तो इसे घर के बाहर कूड़े में नहीं फेंका, यहाँ तबेले के साथ पड़ा रहेगा है? जीवनी का चारा पानी करते हुए बाबूजी थक जाएं तो यहीं बैठ सकते हैं ना। नए बेड पर पूरे 20,000 का खर्चा कर रहा हूं। आपको तो बेटे की दिलदारी की तारीफ करनी चाहिए। दिलेर ने कहा और मूंछों को ताव देते हुए वहां से चला गया। जिस पलंग को औलाद ने कबाड़ करार दे दिया था, उसी में माँ बाप की जान बसती थी। मुख्य द्वार पर लिखे शब्दों रब की बरकत पर धूल जम चुकी थी। रात होते ही पड़ोस के घर से गाने की आवाजें आने लगी। गुरनाम कौर की सहेली के घर गौन बिठाए गए थे। पंजाबियों में शादी के मौके पर गौन बिठाने की परंपरा है। गौन मतलब गीत संगीत, डांस वगैरह। गुरनाम और किरण गौन में गई हुई थी। दिलेर भी वहीं था, लेकिन वो दारूबाजों की मंडली में शामिल था। निहाल सिंह जीवनी को हरा खिलाकर तबेले से बाहर निकले तो वहीं एक तरफ निवाड़ी पलंग रखा दिखाई दे गया। ऐसे जैसे कोई फूल सा बच्चा अनाथ की तरह बीच रास्ते में फेंक दिया गया हो। दिलेर और किरण का वार बिल्कुल सटीक बैठा था। उनके कमरे में नया बेड लग चुका था और पुराने वाला सास ससुर के कमरे में शिफ्ट हो गया था। निहाल सिंह की आंखें भीग आईं तो जीवनी ने रंभाकर हरा खाना छोड़ दिया। शायद उसे भी अपने मालिक के दर्द का पूरा एहसास था। निहाल सिंह निवाड़ी पलंग पर बैठ गए। उसके पाए आज भी बेहद पुख्ता थे। पुरानी लकड़ी में ना कभी दीमक लगी और ना कोई दरार पड़ी, लेकिन निहाल जी का अपना खून दीमक की तरह उनकी जिंदगी को खोखला करने पर आमादा था। बाप बेटे के रिश्ते में अनचाही दरार पड़ने लगी थी। निहाल जी को लगा जैसे उनकी हस्ती को बाजरे के सिट्टे की तरह भून कर मसला जा रहा है। वो सोचने लगे, एक दिन इस घर के बुजुर्गों को भी कबाड़ की तरह तो नहीं फेंक दिया जाएगा। खुदगर्जी ने रिश्तों की गरिमा को भुला दिया है। लोहे को काटने के लिए लोहे को ही औजार बनना पड़ता है। खुदगर्जी को मात देने के लिए खुदगर्ज होने की कूटनीति से काम लेना होगा। अब नहीं तो फिर कभी नहीं। सोचते सोचते निहाल सिंह वहीं पलंग पर बसर गए। रात गुजर गई और सुबह से ही निहाल सिंह घर में कहीं दिखाई नहीं दिए। दिलेर को ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए चंडीगढ़ जाना था। सो बैग उठाकर चलने लगा तो किरण भी अपना बैग लेकर साथ चलने को तैयार हो गई। तू कित्थे चल दी किरण? गुरनाम कौर ने हैरान होकर पूछा। मम्मी जी, दिलेर नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी। सोचा एक रात अपने मायके रह आती हूँ, कल शाम को इनके आने तक वापस आ जाऊंगी। दिलेर भी पत्नी का साथ देते हुए बोला, अरे किरण नु जान दो मम्मी जी, वैसे भी बेचारी पलंग वाली बात को लेकर बाबूजी से सहमी हुई है। वापस आकर मैं सब ठीक कर देवांगा। पर पुत्र, तेरे बाबूजी सवेर से कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मोबाइल भी साथ लेकर नहीं गए। बेचारे सारी रात तबेले के बाहर सोए रहे। सच मैनू तो ना उनकी बड़ी फिक्र हो रही है। ओए, मैनू लगता है बाबूजी लंबी मॉर्निंग वॉक पर निकल गए हैं। अच्छा, सानू देर हो रही है, असी निकलते हैं। बहू बेटा चले गए।
तभी तबेले से जीवनी के रंभाने की आवाज आई। 10 बज रहे थे। ये समय जीवनी को नहलाने का था और ये काम निहाल सिंह ही करते थे। पर कितने चले गए ने पता ही नहीं लग रहा। गुरनाम कौर ने चुन्नी उठाई और पति को ढूंढने के इरादे से ड्योढ़ी तक पहुंची ही थी कि निहाल सिंह आते दिखाई दिए। निहाल सिंह ने जीवनी को नहला धुलाकर तूड़े और खली का चारा खिलाया। फिर घर आंगन में ऐसी सरगर्मी शुरू हुई कि अगली सुबह तक गुरनाम तो बस हतप्रभ और अवाक बनी बिना आवाज किए सांस लेती रही। शाम ढलने लगी तो दिलेर और किरण रब की बरकत में लौट आए। देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। ताला? वो ऐ की किरण, इस घर में तो कभी ताला नहीं लगता। बाऊजी और मम्मी जी दोनों ही कारिच नहीं है। मम्मी जी को मालूम था कि हम दोनों आने वाले हैं, फिर भी। तभी तबेले से जीवनी के रंभाने की आवाज आई। दोनों पीछे के दरवाजे की तरफ गए। दरवाजा बंद था, लेकिन थोड़ा धकेलने से किवाड़ खुल गए। दिलेर अपना बैग तिरछा करके अंदर दाखिल हुआ। फिर किरण भुनभुनाते हुए अंदर आई। 4 कदम और आगे चले तो तबेले का दृश्य देखकर दोनों के तो होश उड़ गए। पीले बल्ब की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा कि वहां निवाड़ी पलंग नहीं है। तबेले में एक तरफ जीवनी बैठी जुगाली कर रही थी तो दूसरी तरफ तिरपाल से ढका कुछ सामान पड़ा था। दिलेर ने कांपते हाथ से तिरपाल हटाई तो भौचक्का रह गया। किरण की तो जैसे आंखें ही पथरा गईं। लगा कि गश खाकर अभी गिर पड़ेगी। किरण के दहेज का सोफा सेट, 2 दिन पहले आया नया बेड और पुराना बेड तिरपाल की आगोश में तबेले की शोभा बढ़ा रहे थे। पति पत्नी दोनों स्तब्ध। तभी दिलेर का मोबाइल फोन बज उठा। हेलो दिलेर पुत्र। दूसरी तरफ से निहाल सिंह जी की आवाज आई। ओ बेटा, ऐसा है कि हम एक दिन के लिए अमृतसर आए हैं, दरबार साहब में सुख शांति की अरदास करने। कल वापस आएंगे। और पुत्र, इस तरह करना कि जीवड़ी को चारा डाल देना और सुबह दूध भी दूना है। और हाँ, तबेले की सफाई भी कर देना। ठीक है बेटा जी? चलो फोन काटता हूँ, अरदास का टाइम हो गया है। हेलो हेलो बाबूजी, हेलो बाबूजी, बाबूजी मेरी बात सुनो। दिलेर बहुत जोर से चिल्लाया मगर लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। ओ मिस्टर दलेर सिंह घर विच है? तभी दरवाजे से किसी की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि दिलेर कुछ समझ पाता, मक्खन सिंह पीछे वाले दरवाजे से तबेले में आ गया। नमस्ते जी, मैं मक्खन सिंह, वकील साहब का असिस्टेंट, कचहरी में बैठता हूँ। आपके पिताश्री निहाल सिंह ने वसीयत लिखाई है जी, उसी की कॉपी देने आया हूँ। बाबूजी की वसीयत? दिलेर की समझ में कुछ नहीं आया। मक्खन सिंह बताने लगा। जी, अपनी वसीयत में निहाल सिंह ने लिखवाया है गढ़शंकर होशियारपुर का प्लॉट और मकान रब की बरकत मेरी अपनी कमाई से बनवाया गया है और इसकी सारी मिल्कियत का हक सिर्फ मेरा है। मेरे जीते जी इसका मालिक केवल मैं ही हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी धर्मपत्नी गुरनाम कौर इसकी पूरी मालकिन होगी। उसके मरने के बाद इस संपत्ति के 4 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा गुरु घर की सेवा के लिए, दूसरा हिस्सा अनाथ आश्रम में दान के लिए, तीसरा हिस्सा मेरी बेटी के लिए और चौथा हिस्सा मेरे बेटे दलेर सिंह के लिए होगा। अगर दलेर सिंह मेरे साथ इस संपत्ति में रहना चाहता है तो तबेले में रह सकता है। अगर उसे इसमें एतराज हो तो दलेर सिंह अपने रहने के लिए कोई और इंतजाम करने के लिए स्वतंत्र है। मक्खन सिंह चुप हो गया। किरण अपना सिर पकड़े बैठी थी। दिलेर अपनी जगह बेसुध खड़ा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर पर वो अपना जन्मजात हक समझता रहा, उसी संपत्ति पर पिता की मर्जी के बिना उसका तिल मात्र का भी हक नहीं बनता। मक्खन सिंह जा चुका था। जीवनी ने रंभाकर खाने का वक्त होने का इशारा किया।
अचानक बादल गरजे और बरसात होने लगी। मुख्य द्वार पर लगा संगमरमर फिर से चमकने लगा था। अब उस पर से धूल हट गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। आपको कैसे लगी? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं दूसरी कहानी, जुग जुग जियो, लेखिका रंजना शर्मा। दोस्तों, समाज में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो मात्र अपने सुख सुविधा को सर्वोपरि रखते हैं। उनको न सामाजिक कर्तव्य का बोध होता है, न अपनों की सीख की परवाह। अपना सपना उन्हें सही लगता है, अन्य के सपनों से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता है। पर जो अगर समय के संकेत को आत्मसात कर लेता है वो आगे बढ़ता है, आत्मिक सुख पाता है, दुआएं पाता है और जुग जुग जियो का आशीष पाता है। आज की कहानी में ऐसा ही कुछ सुन पाएंगे आप। अपेक्षा, उपेक्षा और कर्तव्य बोध की कहानी। आइए सुनते हैं। उत्तराखंड का एक ऐसा ही गांव जहां रहती है माया। बड़ी मुश्किल से जिसने अपने बेटे राजेंद्र को शहर भेजकर डॉक्टरी की पढ़ाई कराई, कुछ अपेक्षा, कुछ लक्ष्य रखकर। तभी तो जब राजेंद्र का फोन आया कि अब वो डॉक्टर बन गया है, तो माया के आंखों में खुशी के आंसू झलक गए। देखते ही देखते पूरे गांव में खुशी फैल गई। सब यही सोच रहे थे कि आखिर माया ने वो कर दिखाया जो पति की मृत्यु के बाद शायद संभव नहीं था। माया ने माली हालत ठीक न होने के बावजूद एकमात्र संतान राजेंद्र को स्कूल भेजना शुरू कर दिया था। खुद दिन रात कड़ी मेहनत करती और बेटे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रही। जिस दिन राजेंद्र 12वीं में उत्तीर्ण हो गया, उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने स्कूल की पढ़ाई तो पूरी कर ली है, अब मैं कोई काम में लग जाना चाहता हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्यों बेटा, तुझे तो बहुत पढ़ना है, ऐसा क्यों कह रहा है? क्या पढ़ाई में मन नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं है माँ, पढ़ना तो चाहता हूँ, पर अब आगे पढ़ना हो तो शहर जाना पड़ेगा ना, और फिर शहर में भी सबके लिए बहुत पैसा लगेगा। तू चिंता क्यों करता है? पैसा लगेगा तो मैं ज्यादा मेहनत करूंगी, है ना राजेंद्र? बेटा, किसी भी हाल में तुझे डॉक्टर बनकर दिखाना है और इस गांव के लोगों की सेवा करनी है। बस यही सपना है मेरा, पूरा करेगा ना? हाँ माँ, मैं भी यही चाहता हूँ, पर तू तो जानता ही है, हमारे गांव में शहर से आने वाले ज्यादातर टिकते नहीं हैं। ज्यादातर समय गांव का क्लिनिक बंद ही रहता है। ऐसे ही एक समय ने तेरे बापू को निगल लिया। जब तक हम कहीं किसी डॉक्टर के पास पहुंचते, वो चल बसे। काश समय पर सही उपचार और सलाह मिल जाती। माँ, मैं कसम खाता हूँ, खूब अच्छी तरह पढ़ूंगा, डॉक्टर बनूंगा। रही पैसे की बात, थोड़ा तुम देख लेना, थोड़ा मैं ट्यूशन वगैरह करके कमाने की कोशिश करूंगा। माँ की छलछलाती आंखों में अपना सुनहरा भविष्य देखकर राजेंद्र का मनोबल बढ़ा और कुछ दिन बाद वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने शहर चला गया। माया विश्वस्त थी, आश्वस्त थी कि उसका बेटा एक अच्छा डॉक्टर बनेगा और ग्रामवासियों की मदद करेगा। एक एक कर दिन बीतते गए। माया दिन रात मेहनत करती रही और राजेंद्र पढ़ाई करता रहा। पूरे ग्रामवासी छुट्टी में कभी कभी घर आए राजेंद्र से पूछते, अरे और कितने दिन में डॉक्टर बन जाओगे बेटा? जी अभी समय लगेगा चाचा जी। समय ने अपनी आदत न छोड़ी। माया और राजेंद्र दोनों के जीवन और सोच में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो गया। माया अपनी कर्मठता, सेवा भाव और सभी से निर्मल व्यवहार के कारण लोकप्रिय होती जा रही थी। तो शहर में राजेंद्र की विचारधारा में परिवर्तन आने लगे थे। माया ने ये बात महसूस की। छुट्टियों में जब भी आता अपने कमरे में ही रहता, किसी से भी ज्यादा बात न करता। कभी कभी माया आशंकित हो जाती, बेटे ने कहीं डॉक्टरी की पढ़ाई तो नहीं छोड़ दी, पर वो अपना माथा झटक देती। छी, मैं अपने बेटे के बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूँ?
वो जागती आंखों से भी यही देखती कि राजेंद्र डॉक्टर बनकर सिर्फ क्लिनिक पर ही नहीं बैठेगा, बल्कि घर घर जाकर सबका हाल चाल जानेगा। वो दिन भी आ ही गया। राजेंद्र ने फोन पर ये कहा, माँ मैं डॉक्टर बन गया माँ। क्या? सच सच बेटा? राजेंद्र आया तो उससे मिलने गांव के लोग आने लगे, बधाई देने लगे। माया को प्रतीक्षा थी कि कब राजेंद्र औपचारिक रूप से डॉक्टर बनकर अपना काम शुरू करेगा। उसके कान तरस रहे थे कि कब राजेंद्र बोलेगा, माँ तुम अब बस मुझे और घर को संभालो, मैं अब आ गया हूं, मैं काम करूंगा। ऐसा ही हुआ। लगभग 1 सप्ताह के बाद माया सुन रही थी जो बेटा राजेंद्र कह रहा था, हाँ तुमने बहुत काम कर लिया, अब मेरी बारी है, मैं कमाऊंगा और तुम बस घर देखोगी। सच बेटा? जानते हो, तुम्हें गांव के गरीब जनों का मसीहा बनते हुए देखना चाहती हूँ मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाने आया हूँ। हाँ? मैं गांव में नहीं, शहर में प्रैक्टिस करूंगा। मैंने सब व्यवस्था कर ली है। ये क्या कह रहे हो तुम? शहर में क्यों? यहाँ क्यों नहीं? माँ क्या रखा है यहाँ? मुझे पैसा कमाना है जो यहाँ संभव नहीं है। तुम इतने सालों से यहाँ मेहनत कर रही हो, क्या मिला तुम्हें? अब और नहीं। मैं तुम्हें सब सुख सुविधा देना चाहता हूँ और वो शहर में ही संभव है। बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम ये सब कुछ क्यों सोच रहे हो? शहर में तो बहुत डॉक्टर होंगे ना, पर यहाँ सबकी आंखें तुम पर ही टिकी हैं और तुम यहाँ नहीं रुकने की बात कर रहे हो। माँ तुम समझ नहीं रही हो। मैं समझ रही हूँ, तुम्हारी सोच बदल गई है। तुम अपने को और मुझे भौतिक सुख देना चाहते हो, यही ना? पर बेटा, उनका क्या जो तुम्हें डॉक्टर बेटा कहते नहीं थक रहे, जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते रहे, पर दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। अंत में माया को कहना ही पड़ा, राजेंद्र, तुम शहर जाना चाहते हो, जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, पर हाँ, तुम्हारे साथ भी नहीं चलूंगी। माँ, एक बात जरूर कहना चाहती हूं, हमें वहीं रहना चाहिए जहां हमारी उपस्थिति से लोगों का भला हो, उन्हें खुशी मिले। हम अनुपस्थित रहें तो उन्हें हमारी कमी महसूस हो। माँ, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। देखो, मुझे तो सुख सुविधा चाहिए, खुशी चाहिए बस। अच्छा, अगर ईश्वर से तुमने यही मांगा है तो ठीक है बेटा, यही सही। पर तुम्हें नहीं लगता कि ईश्वर हमें जीवन देते हैं उपहार में, तो हमें जीवन को सार्थक बनाना चाहिए? खुशी और आनंद तो अपने आप मिल जाएगा बेटा। माँ, तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो जो मेरी समझ से परे हैं। मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूँ, अब मैं मेहनत करूंगा, उसमें भी तो सेवा भाव ही होगा ना, और पैसा भी मिलेगा, तो हमें सुविधाएं भी मिलेंगी। क्यों? माया ने शहर जाना स्वीकार नहीं किया। तैश में राजेंद्र चला गया। जब वो गांव के घर से निकल रहा था तो माया ने कहा, तुम अब तभी यहां लौटना जब तुम्हें ही लगे कि यहां तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। राजेंद्र को रास्ते भर माँ की ये बात टीस देती रही, पर वो लौटा नहीं। कुछ समय बीत जाने के बाद राजेंद्र की डॉक्टरी चल पड़ी, पर वो थोड़ा बेचैन रहता। मन कहता, जाओ, गांव लौट जाओ, पर युवा राजेंद्र का दिमाग कहता, नहीं, अभी कमाने का वक्त है, यही मेहनत करो। राजेंद्र के अंदर दुविधा रूपी तूफान चलता रहा। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन मानो ईश्वर ने ही उसे दुविधा मुक्त कर दिया। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश, वर्षा से तबाही होने की खबर आने लगी, और जब प्रभावित क्षेत्र में उसके गांव का भी नाम आया तो राजेंद्र एक पल भी नहीं रुका। माँ और गांव की चिंता से वो लगभग भागता हुआ ही जैसे तैसे अपने गांव के घर पहुंचा। आधा हिस्सा टूटा देखकर घबरा गया। माँ कहाँ है? ये सोच ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आई, डॉक्टर बाबू, आपको बहुत से घरों में कोई न मिलेगा, सब नए पंचायत घर की शरण में हैं, माया भी वहीं मिलेगी आपको।
वो ठीक है ना चाचा जी? हाँ ठीक है, हमेशा की तरह दूसरों की सेवा में लगी है। अब तुम भी आए हो तो जरा देख लेना, बहुत से लोगों को तुम्हारी जरूरत है बेटा। राजेंद्र पंचायत घर पहुंचा तो उसने देखा बहुत से लोग घायल थे, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। उसकी मां भी वहीं थी। वो मां की तरफ आगे बढ़ा, तभी किसी ने मदद मांगी। डॉक्टर बेटा, जरा मेरी बच्ची को देख दो, उसके पैर में चोट लगी है बेटा। हाँ, जरूर जरूर। और डॉक्टर राजेंद्र बच्ची की तरफ जाने लगा। उससे पहले उसने मां की तरफ देखा जो थोड़ी दूरी पर थी। मां उसे देख रही थी, आंखों में खुशी और गर्व का भाव था। राजेंद्र मुस्कुराया और काम में लग गया। खुशी और संतोष से मन पुलकित था। उसके बाद राजेंद्र शहर नहीं लौटा। मां की आंखों में जुग जुग जियो का भाव देखकर उसे लगा कि डॉक्टर राजेंद्र बनकर उसे वो पुरस्कार मिल गया था जिसकी उसे जरूरत थी। कठिन दौर बीत गया, सब कुछ सामान्य हो गया। तब भी गांव के लोग माया और राजेंद्र को कहते नहीं थकते हैं, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। सही तो है। एक बार की जिंदगी में हमें ऐसा ही करते रहना चाहिए कि लोगों से हमें आशीर्वाद मिलते रहें और सुनने को मिले जुग जुग जियो। तो दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी कहानी। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आई होगी। अपने विचार हमें जरूर शेयर करें। और अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं तीसरी और आखिरी कहानी, बात बीएफ की, लेखिका रंजना शर्मा। मैं अपनी मौसी निहारिका से बहुत जुड़ा हुआ था, जो कि जन्म से ही उन्हें देखा, उनका प्यार मिला और उनसे सबसे बड़ी बात, वो मेरे साथ वैसे ही बात करती जैसे मैं चाहता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो समझ गया कि वो कुछ ट्रेडिशनल भी हैं, तो थिंकिंग में मॉडर्न भी। मेरे जन्म के 4 साल बाद उनकी शादी हुई थी और जब मैं अपनी 5वीं सालगिरह मना चुका था तो देवाशीष पैदा हुआ, मेरा मौसेरा भाई। वो ठीक उसी तरह जन्म से ही मेरे साथ जुड़ गया जैसे मैं मौसी के साथ। मौसी शिक्षिका थीं। उन्हें एक सरकारी घर मिल गया था जिसमें नानी, मौसी, मौसा जी और अब देव रहते थे। मौसी के आस पड़ोस के लोगों में बहुत प्यार था। होली दिवाली तो मिलकर मनाते थे सभी लोग। मुझे वहां जाना बहुत अच्छा लगता था। वो माहौल, वो आपस में प्यार मोहब्बत, खुशी का वातावरण और शाम होते ही घरों के बीच बने पार्क में खेलते हुए बच्चों की आवाज। मैं हर छुट्टी के दिन वहीं होता था। देव जब 4 साल का होने वाला था, मौसी ने अपने ही स्कूल के नर्सरी में उसका दाखिला करा दिया। अब तो वो आगे की क्लास में जाने वाला था। ये जानकर सामने के पड़ोसी ने अपनी बेटी नीरजा को भी उसी स्कूल में डाला। मौसी ने मदद की इसमें, ताकि दोनों बच्चे साथ साथ स्कूल आए जाएं। तो इस तरह देवाशीष और नीरजा एक ही स्कूल में पढ़ने लगे। जब मैं वीकेंड में उनके घर जाता तो देव मुझे हर छोटी बड़ी बात एक कहानी की तरह सुनाता। उसकी ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती, जबकि मौसी उसे कहती, अरे बेटा, शॉर्टकट में बोला करो ना। रहने दीजिए मौसी, मेरा प्यारा दोस्त है मेरा भाई, हम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। करीब 2 साल बाद एक बार देव ने बताया कि उसने नीरजा को स्कूल में खेलते हुए कहा था, नीरू मैं तुम्हारा बीएफ हूं। अच्छा, फिर उसने क्या कहा? उसने मुझसे पूछा, देव ये बीएफ क्या होता है? अरे पगली, मैं तुम्हारा क्या हूं? फ्रेंड। तो स्मार्ट देव ने कहा, सिर्फ फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड हूं मैं, तो बीएफ हुआ ना। नन्हे बच्चों की मासूम बातें हैं। समय बीतता गया, परिवार के सदस्य कम हुए, हमारी नानी चल बसी। थोड़े दिनों बाद मौसी सरकारी घर छोड़ अपने बनाए फ्लैट में शिफ्ट हो गईं। ये सब हाथ से होते रहे, पर देव और नीरू की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। भले ही आने जाने के रास्ते बदल गए, पर स्कूल में वो मिलते रहते। देव नीरजा को घर की, समाज की, देश दुनिया की सब बातें बताता और नीरू बड़े मन से, विश्वास से उसकी हर बात सुनती रहती। वो तो हर बात पर देव की ही सलाह लेती। देखते ही देखते देव ने 12वीं क्लास पास कर ली और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। उसके बाद नीरजा की बारी थी 12वीं की परीक्षा देने की। वो थोड़ा नर्वस रहती,
तो देव पढ़ाई में उसकी मदद करने उसके घर तक भी जाता। हमारी मौसी दोनों बच्चों के बीच की मित्रता देख पुलकित हो जाती थी। तभी तो नेक्स्ट ईयर जब नीरजा भी 12वीं पास कर गई तो मौसी ने खुद देव से कहा, बेटा नीरजा को अपने ही कॉलेज में एडमिशन दिलाने की कोशिश करना। सब्जेक्ट तो उसने वही लेना है जो तुम्हारा है। हाँ मॉम, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तब मौसी को एक बात मालूम नहीं थी जो मुझे पता थी। अपने कॉलेज में फॉर्म भरवाने तो वो एक दिन पहले ही जा चुका था और वहां सब निपटा कर नीरजा को अपने कॉलेज की कैंटीन में ले गया था। तब उसने नीरू से पूछा, कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा। सुनो, मेरा एडमिशन तो हो जाएगा ना यहाँ? क्यों नहीं, मैं हूं ना। आफ्टर ऑल बचपन से ही तो कहते आए हो। सच में तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। ओह नो पगली, अब बीएफ का अर्थ कुछ और है। हाँ? वो क्या? नीरू, आई एम योर बॉयफ्रेंड। बीएफ हूं, समझी? नीरू शर्मा गई तो छेड़ते हुए देव ने कहा, इसमें इतना ब्लश करने की क्या जरूरत है? नीरू कुछ न बोली पर वो खुश थी। दोनों मिलते रहे, सपने देखते रहे। कुछ साल बाद दोनों परिवारों ने अपने बच्चों की मित्रता पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी। दोनों एक प्यारा सा कपल हो गए। देव को नौकरी तो पहले ही मिल चुकी थी। मौसी ने नीरू से भी कहा, बेटा तुम भी कोई जॉब कर लो, अभी मैं हूँ, घर परिवार संभाल लूंगी। इस पर नीरू ने बड़े आदर से कहा, अब आप और कितना काम करेंगी? हाँ मॉम, देव जो कमा कर लाएंगे ना उसी से चला लेंगे घर। मौसी निहाल हो गई बहू पर और एक साल बाद देव नीरू की एक प्यारी सी बिटिया दुनिया में आ गई। परिवार में खुशी आ गई। देव जब भी घर में होता बेटी प्रेरणा के इर्द गिर्द ही रहता, नीरजा की हर बात में मदद करता। एक रविवार को नन्ही प्रेरणा रोए जा रही थी। मौसी घर में थी नहीं और नीरू को किचन में ढेर सारे काम करने थे। वो परेशान हो रही थी तो देव ने कहा, डोंट वरी माय डियर, मैं हूं ना, अभी सुलाता हूं बेटी को। ठीक है। अब तो मानती हो ना, तुम्हारी बेटी का भी मैं बीएफ हूं। नीरू ने थोड़ा छेड़ते हुए कहा, अच्छा जी, बेस्ट फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? अरे नहीं डियर, मैं प्रेरणा का बेस्ट फ्रेंड हूं। नीरू फिर हंस पड़ी। देव के लिए प्यार और बढ़ गया। समय बीतता रहा। जो कल बच्चे थे आज नौजवान हुए और फिर ठहराव वाली जिंदगी की ओर बढ़े। कुछ बड़ों ने अलविदा भी कह दिया। प्रेरणा नीरू और देव की तरह प्यारी, सहज और सुंदर थी। वो भी मुझसे बड़ी घुलमिल सी गई। चाचू चाचू कहकर जब मुझे बुलाती तो मैं गदगद हो जाता। वो भी कदम कदम पर अपनी उम्र पार कर रही थी। एकमात्र बच्चा होने के बावजूद वो बिल्कुल भी पैम्पर्ड नहीं थी, पर स्पष्ट था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। पिछले से पिछले रविवार की बात है। नीरू ने देखा देव महाशय थोड़ा आलस्य में फंस रहे हैं, तो नीरू ने उसकी कमजोरी को आधार बनाकर कहा, चलो ना देव, सीपी जाकर एक फिल्म देख कर आते हैं हॉल में। नहीं आज नहीं, आज बाहर निकलने को मन नहीं कर रहा। तो क्या मैं अकेले जाऊं हॉरर फिल्म देखने? क्या कहा? हॉरर फिल्म? अरे पहले क्यों नहीं बताया? नीरू मुस्कुराई। तीर निशाने पर लगा। प्रेरणा से पूछा तो उसने साफ मना कर दिया। नो मॉम, मुझे तो म्यूजिक प्रैक्टिस में जाना है। हम एक बैंड बना चुके हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। देव और नीरू अपनी बेटी को जान से ज्यादा प्यार करते हैं। ये बात मैंने एक दिन जब प्रेरणा से कही तो उसने मुझसे कहा, चाचू, yes, you're right. They both love me very much, but you know, they love each other the most. वो क्या कहते हैं ना चाचू, made for each other. बिल्कुल ठीक कहा प्रेरणा ने। सुख दुख और धूप छांव सब साथ में साझा करते हुए उनके दिन रात बीतते रहे। उनको देखकर सब कहते, आपस में प्यार हो तो ऐसा। बेटी इंडिपेंडेंट लाइफ पसंद करती थी, पर अपने माता पिता से अलग नहीं हुई। अपने बैंड की वो सिंगर थी।
उसी में खुश रहती, व्यस्त रहती। एक रोज जब वो उठी तो उसने पिता को कराहते पाया और मॉम को परेशान। प्रेरणा ने तुरंत कार उठाई और दोनों को लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने चेक किया, इंजेक्शन वगैरह लगा दिया। जब देव को थोड़ा आराम मिला तो बगल के स्टूल पर बैठी पत्नी का हाथ थामकर थर्राती आवाज में कहा, डियर, आई एम योर BF। नीरू पहले मुस्कुराई और फिर कांपती आवाज में कहा, इस हाल में भी अब क्या मीनिंग है BF का? अरे पगली, मीनिंग नहीं, सच्चाई। BF हूं, यानी सदा एक दूसरे के लिए, बी फॉर एवर। प्रेरणा दरवाजे पर ही थी, सब देखा और सुना, मुस्कुराई भी, पर एक बूंद आंसू की पलकों में अटक गई। 2 दिन बाद फिर तबीयत बिगड़ी देव की, हार्ट अटैक हुआ। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, इलाज शुरू हुआ। थोड़ी देर के लिए होश आया तो नीरू से और प्रेरणा से भी कहा, दोनों को BF। नीरू दहाड़ मारकर रोना चाहती थी, पर खुद को संभालते हुए बोली, अब क्या मीनिंग है इसका? बाय फॉर एवर। और देव ने आंखें मूंद लीं। जिसका हमें डर था वही हुआ। 4-5 महीने के अंदर ही नीरू ने भी अलविदा कह दिया। मामूली सर्दी जुकाम, फिर निमोनिया और फिर कोरोना। प्रेरणा टूट जाएगी इसका डर था, पर उसने हिम्मत दिखाई। पेरेंट्स के जाने का गम था उसे, पर हर आने वाले को जाना ही पड़ता है। ये बात जब उसने मुझे कही तो मैं भौचक्का रह गया। कब बड़ी हो गई प्रेरणा पता ही नहीं चला। और पिछले रविवार को जब उसका फोन आया, चाचू प्लीज आप आ जाइए ना थोड़ी देर के लिए। मैं जल्दी से वहां पहुंचा। कहीं कोई बात तो नहीं है? थैंक यू चाचू। ये कहते हुए वो मुझे ड्राइंग रूम के एक छोर पर ले गई। कमरे में उसके बैंड वाले फ्रेंड्स भी थे, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। तभी प्रेरणा ने कहा, चाचू ये रैक पर जो एक कवर्ड फ्रेम है ना, उसे आप अनकवर कर दीजिए। मॉम डैड दोनों आपको बहुत प्यार करते थे, दोनों की तस्वीर है। मैंने प्यार से डबडबाई आंखों से अनकवर किया फ्रेम को। बहुत ही प्यारी प्रेम भरी निगाहों से एक दूसरे को देखते हुए देवाशीष और नीरजा। और सबसे अच्छी बात, तस्वीर के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था BF, बिसाइड्स फॉर एवर। मेरे आंसू छलक आए और बैंड एक प्रेम गीत बजा रहा था, हौले हौले। तो दोस्तों, ये थी हमारी तीसरी और आखिरी कहानी। आपको हमारी तीनों कहानियाँ कैसे लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद और नमस्कार।